ये चाहे यूपीएससी हो चाहे जुडिशरी हो, इट इज इम्पोर्टेंट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमरजेंसी। 352 से 360 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं सब इमरजेंसी से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 18 है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमें पता है कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है हमने कहाँ से लिया है। इट इज जर्मनी। हम लोगों ने जर्मनी से इमरजेंसी लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी से। कितने टाइप की इमरजेंसीज होती हैं? वी हैव नेशनल इमरजेंसी, वी हैव स्टेट इमरजेंसी एंड वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब सबसे ज्यादा क्रूशल अभी के लिए हमारे लिए नेशनल इमरजेंसी है। कहीं पर भी अगर सबसे ज्यादा विस्तार में या सबसे ज्यादा डिटेल में कुछ दिया हुआ है, इट इज नेशनल इमरजेंसी विच इज इलाबोरेटेड। ग्राउंड्स क्या है नेशनल इमरजेंसी के? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो द थ्री ग्राउंड्स दैट वी हैव आर कि अगर कहीं पर भी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन हो रही है बाय वॉर, बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। अब वॉर में और एक्सटर्नल एग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है कि जो वॉर है वो फॉर्मली डिक्लेयर करके होता है दैट वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर और वी आर एट वॉर विद दिस कंट्री। जैसे अभी ईरान और इसराइल का हुआ था तो वॉर डिक्लेयर हुआ था दैट वी आर एट वॉर। ठीक है। जैसे फिलिस्तीन फिलिस्तीन और इसका हुआ था, इसराइल का हुआ था, दैट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड। रशिया यूक्रेन का भी डिक्लेयर्ड था, वॉर था। एक्सटर्नल एग्रेशन होता है व्हेन एक कंट्री या तो फोर्स यूज कर रही है, दूसरी नहीं कर रही। या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या होता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व बट एग्जैक्टली डिक्लेयर्ड वॉर नहीं होता। और तीसरा होता है आर्म रेबेलियन। आर्म रेबेलियन विद इन द कंट्री। अगर कंट्री के अंदर आर्म रेबेलियन हो जाए तो हो सकता है। अब आर्म रेबेलियन जो ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। लेकिन बिफोर वी मूव टू इट, तो जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि 44th अमेंडमेंट में इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले हुआ करता था, लेकिन उसको चेंज किस में कर दिया गया? इट वाज चेंज टू आर्म रेबेलियन। रीजन क्या था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट था। वेग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता था। अब किसी भी सिचुएशन को अगर आप इंटरनल डिस्टर्बेंस कह दो तो आप क्या कर सकते हो? इमरजेंसी लागू कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा यही हो रहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस कहकर कभी भी इमरजेंसी लागू करी जा सकती थी। वही केस जो 75 में हुआ था विच वाज क्रूशल। दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज अ वेग कॉन्सेप्ट। नाउ पहली बार इमरजेंसी कब आई? इट वाज ऑन 26 अक्टूबर 1962, जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया को। 26 अक्टूबर 1962। A lot of people don't really know that we have had three emergencies. कई बार सबको लगता है कि इमरजेंसी एक ही रही है, जो 75 वाली, और वो जो बहुत ही आर्बिट्ररी थी जो इंदिरा गांधी ने करी थी, लेकिन उससे पहले भी हुई है। तो पहली जो इमरजेंसी थी वो चाइना के अटैक के टाइम पे थी, 26 अक्टूबर 1962 के टाइम पे थी। और यहाँ पे जो ग्राउंड था दैट वाज एक्सटर्नल एग्रेशन, जो कि 352 में मिलता है हमें। अब 359 जो था वो यूज किया गया और सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सस्पेंड हो गए। यहाँ पे 20, 21 और 22 भी सस्पेंड हो गए। ऑल द फंडामेंटल राइट्स गॉट सस्पेंडेड एज पर 359। अब इसमें ये भी डिक्लेयर हुआ कि आप कोर्ट्स नहीं जा सकते, और ये अंडरस्टूड भी था एंड दिस वाज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो दैट वन कैन नॉट गो टू कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि जब तक इमरजेंसी है तब तक यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। जब सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए तो आप कोर्ट किस लिए जाओ? 200 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एज द वॉर एंडेड, लेकिन इमरजेंसी एंड नहीं की गई। चाइना का जो वॉर था वो इंडिया के साथ खत्म हो गया एंड इमरजेंसी डिड नॉट एंड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो इमरजेंसी चल ही रही थी, वो कॉन्टिन्यूएशन में थी। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो द कंट्री वाज नॉट वेरी अवेयर ऑल्सो। हम लोग नए नए आजाद हुए थे, कांग्रेस हैड टेकन ओवर। तो जो जैसे चलाया जा रहा था वही चल रहा था। तो यहाँ पर इवन आफ्टर द वॉर एंडेड स्टिल द इमरजेंसी वाज देयर। एंड यहाँ पे स्टार्ट होता है 1965 के अंदर हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। इसमें क्या होता है कि अप्रैल 1965 में एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अभी इट इज नॉट एग्जैक्टली अ डिक्लेयर्ड वॉर, लेकिन 1965 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर छिड़ गया है, यानी कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट हो गया है इन अप्रैल। देन व्हाट हैपेंस इज दैट सितंबर 1965 यही जो कॉन्फ्लिक्ट है वॉर में बदल जाता है। सितंबर 1965 में द वॉर इज डिक्लेयर्ड। लेकिन 1966 में क्या होता है कि ये वॉर खत्म हो जाता है, द वॉर एंड्स। तो 1965 में वॉर शुरू हुआ, 1966 जनवरी में वॉर खत्म हो गया।
लेकिन जो पहली इमरजेंसी थी दैट वाज स्टिल देयर, यानी कि जो हमारी चाइना की वॉर के टाइम पे स्टार्ट हुई थी 1962 से, वो अभी तक चले जा रही थी। इट वाज नॉट गेटिंग एंडेड, राइट। और वही अभी तक इंडिया पाकिस्तान वॉर भी खत्म हो गया, एक वॉर खत्म हुआ, दूसरा वॉर खत्म हुआ, बट इमरजेंसी वाज स्टिल देयर। और इमरजेंसी होने का मतलब एक बहुत ही बुरी खबर ये रहती है कि आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है। तो ऑब्वियसली इट इज ऑफ लाइक इट इज वेरी वेरी आर्बिट्ररी। मतलब आप पूरे देश को ऑल द टाइम आप इमरजेंसी में नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी एंड ही नहीं हो रही थी टिल द इवन टिल द सेकेंड वॉर एंडेड। तब क्या हुआ कि फर्स्ट इमरजेंसी के खिलाफ शुरू हुए पब्लिक कैंपेन्स। बहुत सारा रिवोल्ट हुआ कि फर्स्ट इमरजेंसी अभी तक खत्म ही नहीं हुई है हमारी। चाइना वॉर खत्म हो गया, पाकिस्तान वॉर खत्म हो गया, तब भी हम लोग अभी भी इमरजेंसी के अंडर ही जी रहे हैं। तो पब्लिक कैंपेन्स होने लग गए, बहुत सारी अपील्स हुई, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फोकस दैट दिस इमरजेंसी रिसीव्ड। और ऑब्वियसली इमरजेंसीज हमेशा कंडेम होती थी। तो फाइनली पहली इमरजेंसी को रिवोक किया गया आफ्टर टू वॉर्स, और इतने लंबे पीरियड के बाद, दो वॉर खत्म होने के बाद इमरजेंसी अब फाइनली रिवोक की गई। ठीक है। और इसका जो डेट था, जो रिवोकेशन का डेट था, जो पहली इमरजेंसी एक्चुअली जब खत्म हुई है, दैट वाज जनवरी 10th 1968, राइट। जनवरी 10th 1968 को पहली इमरजेंसी खत्म हो गई। देन व्हाट हैपेंस इज, पहली इमरजेंसी फाइनली खत्म हुई, फिर आती है सेकंड इमरजेंसी। यहां पर फिर से एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और यहां पर इम्पोज की जाती है सेकंड इमरजेंसी। ये जो सेकंड इमरजेंसी है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स लगाए जाते हैं, किसके लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ठीक है। तो ये जो मीसा का एक्ट था, कोफे पोसा था, या गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स था, ये सब अडॉप्ट किया गया। इसमें सारा का सारा जो खेल था वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का था। और मीसा तो हमारे यहाँ बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा है, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट बार बार आता था पिक्चर में। इवन व्हेन द वॉर वाज नॉट देयर, या इमरजेंसी खत्म ही नहीं कर रहे थे, तो बार बार मीसा इम्पोज करके लोग अरेस्ट कर लिए जाते थे। तो ये जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसकी वजह से 3 दिसंबर 1971 को हमारी सेकेंड इमरजेंसी लागू की जाती है, जिसमें ये सारे एक्ट्स पिक्चर में आते हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। यानी कि जहां पर भी गवर्नमेंट को थ्रेट फील होता है दैट एनी पर्सन इज अ थ्रेट टू द कंट्री, दे वुड बी अरेस्टेड। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ा मिसयूज शुरू हुआ पावर का, देयर वाज अ बिग मिसयूज ऑफ पावर। जो भी एंटी कांग्रेस थे या जो भी सरकार के खिलाफ थे, जहां पर भी कोई भी ऑपोजिशन क्रिएट होता था, उसको क्या करते थे, मीसा के अंडर या बाकी एक्ट्स के अंडर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता था। देयर वाज अ ह्यूज मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारी अरेस्ट हुए, बहुत सारी कस्टोडियल डेथ्स हुई, बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए यहाँ पर। एंड इट वाज रियली रियली डिस्गस्टिंग देन, राइट। लेकिन यहां पर भी क्या हुआ, जस्ट लाइक द फर्स्ट इमरजेंसी, वॉर खत्म हो गया, द वॉर एंडेड, बट द इमरजेंसी वाज नॉट रिवोक्ड। इमरजेंसी रिवोक नहीं हुई वॉर एंड होने के बाद भी। मीसा वाज कॉन्टिन्यूड एंड फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट्स। और क्योंकि इमरजेंसी खत्म नहीं हुई वॉर खत्म होने के बाद भी, तो मीसा चलता रहा। और उसके चक्कर में क्या हुआ, आपके फंडामेंटल राइट्स भी इन्फोर्स नहीं हो पा रहे थे कोर्ट्स में, एंड ऑब्वियसली अरेस्ट भी होते रहे लोग, राइट। और इमरजेंसी रिवोक नहीं हुई। अब बाय द टाइम हम लोग सेकेंड इमरजेंसी को खत्म करते, सेकेंड इमरजेंसी तो खत्म हुई नहीं, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में थर्ड इमरजेंसी लागू कर दी गई। दैट मीन्स देयर इज नो डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ द सेकेंड इमरजेंसी एज सच। थर्ड इमरजेंसी वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड इमरजेंसी, राइट। एंड यहां पर क्या ग्राउंड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड था। अब कौन मुझे बताएगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस थर्ड इमरजेंसी में क्या थी, और किसको पता है थर्ड इमरजेंसी में क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, हु वुड टेल मी। ये हम लोग एक बार पहले हल्का सा डिस्कस कर भी चुके हैं, मैंने कुछ आधी क्लास के करीब एक कहानी सुनाई थी इसकी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी की करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर केस चल रहा था। करप्ट प्रैक्टिसेस ये थी कि एक्चुअली इनको उतने वोट मिले नहीं थे जिससे ये जीत गई थी, बट शी वन द इलेक्शन, नोबडी नोज हाउ। तो यहां पर क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी पाया, इनको गिल्टी कहकर इनको कर दिया गया डिस्क्वालीफाई फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। इनको डिस्क्वालीफाई किया गया बाय द हाई कोर्ट।
और ये अगले 6 साल तक पब्लिक ऑफिस अज्यूम नहीं कर सकती थी. शी कुड नॉट अज्यूम पब्लिक ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 6 years, राइट. देन इन्होंने की अपील सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली उस टाइम पे वेकेशन पे था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंडीशनल स्टे दे दिया. दैट मीन्स ठीक है, आप अपना ऑफिस कंटिन्यू करिए, यू हैव द स्टे फ्रॉम आवर साइड. और जब वेकेशन खत्म होगी, वील ऑब्वियसली कम बैक टू पिक्चर एंड वील टेक केयर ऑफ द डिसीजन और वी विल लिसन टू द अपील. लेकिन यहां पर बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट का लोग वेट करते और या फिर इस कंडीशनल स्टे को ऑनर करते, पर क्या हुआ, पूरी कंट्री में ना एक हाहाकार मच गई थी. जो ऑपोजिशन थी वो डिमांड करने लग गई इनका रेजिग्नेशन, इंदिरा गांधी का. ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी कह चुका था कि आप पब्लिक ऑफिस में नहीं वो कर सकती, आप डिस्क्वालीफाई हो गई हैं पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से अगले 6 years के लिए, 6 सालों के लिए. और सुप्रीम कोर्ट ने ऑल दो कंडीशन स्टे दे दिया, बट ऑपोजिशन ने कहा नहीं, हमें रेजिग्नेशन दो. ठीक है. एक बहुत ही वाइड स्प्रेड एजिटेशन हुआ कंट्री के अंदर, एक बहुत ज्यादा हल्ला मच गया. तो यहाँ पर जो मिसयूज हुआ था ना, दैट वाज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो मैंने आपको बताया अभी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो मिसयूज हुआ था वो यहीं पे हुआ था. ठीक है. ऑन 25 जून 1975, विदाउट हैविंग अ मीटिंग with the Council of Ministers, Indira Gandhi sent letter of emergency to the president. ये स्पेसिफिकली ना ये हमारे उसमें मेंशन्ड है, एंड वी शुड नो दिस, कि जो आपका इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है प्रेसिडेंट, उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से रिटन एडवाइस आनी चाहिए. देयर शुड बी अ रिटन एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कोई रिटन एडवाइस आई नहीं, और ये डिजाइन करना चाह नहीं रही थी क्योंकि इनको कंडीशनल स्टे मिल गया था. ऑपोजिशन चाह रही थी कि ये रिजाइन कर दें, और इन्होंने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मीटिंग करे, बिना कोई रिटर्न एडवाइस लिए या दिए, इन्होंने सीधा प्रेसिडेंट को रातों रात कॉल किया और उनको कहा कि हमें इमरजेंसी चाहिए एंड इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाए. तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लेटर सेंड किया टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और विदाउट गेटिंग अ रिटन एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे कंसल्ट हुए नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था इस पूरे केस पर. ठीक है. अब यहाँ पर जो थर्ड इमरजेंसी का जो केस था ना, सेकेंड इमरजेंसी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थी, प्रॉब्लमैटिक रही है, मीसा और साहब के सबके चलते जो भी एक्ट्स चल रहे थे. लेकिन सबसे ज्यादा जो रिस्ट्रिक्टिव और प्रेशराइजिंग रही है वो थर्ड इमरजेंसी रही है. इसमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, सबसे ज्यादा इसमें प्रेशर क्रिएट हुआ था और अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हुआ था. तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा थर्ड इमरजेंसी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी, बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग थी. एंड सारे फंडामेंटल राइट्स तो कर्टेल हो ही चुके थे यहाँ पर. सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था. तो जितने भी ओपोनेंट्स थे, इंदिरा गांधी को एक प्रॉब्लम था दैट शी कुड नेवर टेक ऑपोजिशन. शी कुड नेवर, नो सुनने की आदत नहीं थी इंदिरा गांधी को. तो जहां पर भी ओपोनेंट्स थे, जो भी ऑपोजिशन में थे, सबको अरेस्ट किया गया, फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दिए गए, और सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव और प्रेशराइजिंग इमरजेंसी मानी जाती है ये. ठीक है. एंड सेंसरशिप पूरी प्रेस पे डाल दी गई थी. तो इंदिरा गांधी के इसमें रिजीम में जब हुआ था ये, सेंसरशिप बहुत ज्यादा हो गई थी. तो पार्लियामेंट में जो भी हो रहा था ना, वो कुछ भी पब्लिक में आ ही नहीं पा रहा था. नथिंग वाज कमिंग टू द पब्लिक बिकॉज ऑफ दिस. अब यहां पर इन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल एंड कंक्लूसिव है. असल में पहले क्या होता था, पहले एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू हो सकता था ऑफ द इमरजेंसी. लेकिन 38th अमेंडमेंट लाया गया, जिसकी वजह से अभी मैं ये और उसमें जाऊंगा, अभी इसकी स्लाइड्स दिखाऊंगा मैं कि अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था, किस किस अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था. लेकिन ड्यूरिंग 38th अमेंडमेंट, जो ये वाला टाइम था, इंदिरा गांधी वाला, व्हेन शी हैड पुट दिस थर्ड इमरजेंसी, तो यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को फाइनल और कंक्लूसिव किया दिया था. और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन होती है, कभी भी प्रेसिडेंट की अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं होती. इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. तो उसकी प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को फाइनल एंड कंक्लूसिव कहा गया, पहली बात. और यहाँ पर ना सेफ गार्डिंग के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, मीसा के अंडर या ऐसे कई एक्ट्स के अंदर इतनी डिटेंशन हो रही थी विच वॉज अनबेरेबल. ये पिछली इमरजेंसी से भी ज्यादा अनबेरेबल सिचुएशन आ गई थी यहाँ पर.
और फाइनली आफ्टर 21 मंथ्स, 21 महीने चली थी ये वाली जो इमरजेंसी थी, थर्ड वाली, और ये 23 मार्च 1977 को इमरजेंसी को रिवोक कर लिया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा हल्ला हो के बाद फाइनली द इमरजेंसी वाज रिवोक्ड। अब प्रोसीजर क्या है इमरजेंसी का, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कैबिनेट रिटन एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं, लेकिन प्रोक्लेम करने के बाद वो फाइनल नहीं हो जाती। वहां पर क्या होता है कि हाउसेस कम इनटू पिक्चर, आपका राज्यसभा लोकसभा पिक्चर में आता है, और वहां से अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल कैसा चाहिए होता है? स्पेशल मेजोरिटी का। और स्पेशल मेजोरिटी का जो वो था, प्रोविजन था, वो डाला गया था 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट में कहा गया था कि हम लोग सिंपल मेजोरिटी से इमरजेंसी नहीं लगा सकते। द रीजन इज कि इमरजेंसी बहुत ही ईजी होती जा रही है। स्पेशल मेजोरिटी हम लोग कर चुके हैं, हम लोगों ने अमेंडमेंट में पढ़ा था स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यह है कि 50% से ऊपर के वोट चाहिए, पहली बात तो, यानी 50% से ऊपर का अप्रूवल चाहिए। 50% से ज्यादा जो मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि मेजोरिटी अप्रूवल होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 लोग, जितने लोग आए हैं उसमें से 2/3 लोग का यस होना चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल कर दिया गया था इमरजेंसी को, तभी उसके बाद इमरजेंसी इतनी इजीली कभी आई नहीं। ठीक है, सो इफ ओनली वन हाउस अप्रूव्स और दूसरा हाउस कोई एक्शन नहीं लेता, या दोनों हाउस एक्शन नहीं ले पाते, और प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर चुका है इमरजेंसी को, तो इमरजेंसी खाली 1 महीना चलेगी। अगर हाउसेस का अप्रूवल नहीं आ पाता बाय स्पेशल मेजोरिटी, द इमरजेंसी वुड स्टैंड ओनली फॉर 1 मंथ। लेकिन अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव हो जाती है तो 6 महीने के लिए वैलिड हो जाएगी। और फिर 6 महीने बाद फिर से सेम प्रोसीजर करके, फिर से पार्लियामेंट के सामने प्रस्ताव डाल के, वी कैन अगेन एक्सटेंड इट बाय अनदर 6 मंथ्स। फिर से वही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, और 6 महीने के लिए आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव्स, 6 महीने के लिए इमरजेंसी लागू हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 44th अमेंडमेंट से इसको डिफिकल्ट कर दिया गया था। अब इसको रिवोक करने के लिए अगर प्रेसिडेंट को खुद भी फील होता है, इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट कंडीशन जो परसिस्ट कर रही थी ड्यूरिंग या बिफोर द इमरजेंसी। अच्छा, एक और बात यह है कि जब हम आर्म रिबेलियन और इसकी वॉर की और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट इट इज नॉट दैट कि ये चीजें होनी चाहिए। अगर इनका फियर भी है तो भी इमरजेंसी लागू की जा सकती है, अगर इनका फियर भी है, इनका डर भी है, एंड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली रीजंस को बाद में, अगर मैलिफाइड रीजंस होते हैं तो बाद में क्वेश्चन किया जाता है कोर्ट में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीजनिंग नहीं हो सकती, लेकिन होती भी है तो बहुत ज्यादा ऑन द फेस ऑफ इट बहुत मैलिफाइड होना चाहिए, या फिर कुछ नेगेटिव इंटेंशन दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, so if the president feels that conditions persisting during or before emergency have ended, he can revoke emergency without being told by anyone। अगर दोनों हाउसेस कुछ नहीं भी कहते, या उनके सामने वो नहीं भी उस चीज को रखता, और खुद ही उसको लगता है प्रेसिडेंट को कि अब इमरजेंसी एंड की जा सकती है बिकॉज द कंडीशन इज नॉट द सेम, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डू दैट। और अगर वहीं पर इफ द हाउसेस वांट इट अप्रूव्ड, अगर हाउसेस चाहते हैं कि अब वो डिसअप्रूव हो जाए या अब इमरजेंसी हटा दी जाए, तो हाउसेस भी उसको कर सकते हैं। हाउसेस का प्रोसीजर ये है कि 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस अगर इसको स्पीकर को देते हैं, और स्पीकर उसके बाद फिर 14 दिन के अंदर एक मीटिंग होल्ड करता है ऑफ द दिस थिंग ऑफ द हाउस, और वहां पर फिर इसका डिसीजन होता है। तो अगर हाउस चाहे तो भी कर सकता है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो भी इसको रिवोक कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिवोक करना इजी हो गया है, क्योंकि आप देखो इमरजेंसी लगाने के लिए 2/3 चाहिए, 1/10 चाहिए रिवोक करने के लिए। ठीक है, अगर 1/10 भी कह देते हैं कि रिवोक होना चाहिए तो भी मीटिंग हो जाएगी ऑफ द हाउस। ठीक, फिर आता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या पावर्स ट्रांसफर हो जाती है। भी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाता है स्टेट से ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जब ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो सेंटर डायरेक्शंस दे सकता है टू डू विद द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को लेकर डायरेक्शन दे सकता है टू एनी स्टेट, और सेंट्रल लॉज भी बना सकता है। तभी मैंने कहा एक बार 370 देखना, जिस तरह से 370 को किया गया था,
इट वाज वेरी नाइसली पोर्ट्रेट, बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे कश्मीर की जो पावर थी, जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर थी, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली थी ही नहीं, तो उन्होंने वो पावर जो थी वो सेंटर के पास लाकर कैसे उसको 370 हटाया था। वेरी वेल शोन। पढ़ते तो हम लोग हैं लेकिन देखने में और अच्छा लगता है। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट आता है? 358 कहता है कि 19 आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो कोई भी सेपरेट प्रोक्लेमेशन इसके लिए ना जरूरी नहीं होती। आर्टिकल 19 को सस्पेंड होना ही होना है एज पर 358। अलग से ये बात कहने की जरूरत नहीं है, ये बात डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन 44th अमेंडमेंट में ये बात कही थी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान ही 19th को सस्पेंड किया जाएगा। ये बात याद रखना। 44th अमेंडमेंट में ये चेंज की गई थी कि सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि आर्म रेबिलियन जो है उसमें 19 सस्पेंड नहीं होता, जो थर्ड ग्राउंड है उसमें 19 सस्पेंड नहीं होता। सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पर 19 को सस्पेंड किया जाता है, नॉट ड्यूरिंग आर्म रेबिलियन। राइट, दिस वाज डन इन 44th अमेंडमेंट। 359 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू इशू अ प्रोक्लेमेशन। अब 19 की तो बात स्पेसिफिकली 358 में कही है। 359 कहता है कि सारे फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने एक और बहुत अच्छी चीज करी। उन्होंने कहा 20 और 21 नहीं सस्पेंड हो सकता। ठीक है। तो इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर जो चीजें होती थी ना, उसके चक्कर में क्या होता था, हेबियस कॉर्पस लग नहीं पाती थी। आपको पता है एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला वाला जो केस था जिसके अंदर हेबियस कॉर्पस नहीं लगाई थी, कोर्ट ने खुद ही मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जा चुके हैं तो हेबियस कॉर्पस किस पे लगाएंगे हम लोग। ठीक है। तो यहां पर इसको वैसे भी कहते हैं कि एडीएम जबलपुर वाला जो केस है दैट इज उसको काला धब्बा कहते हैं, ब्लैक स्पॉट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के नाम पर, क्योंकि हेबियस कॉर्पस वहां पे लगाने से मना कर दिया गया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट में बहुत क्लियरली इसको मेंशन किया गया कि 20 एंड 21 जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता। तो इसलिए हेबियस कॉर्पस अब लग सकती है इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, रिमेंबर दिस। राइट। चलिए, अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स की कि अमेंडमेंट्स में क्या क्या हुआ। 38 अमेंडमेंट में क्या होता है कि आर्टिकल 352 को चेंज किया जाता है। पहले रीजंस क्या थे? पहले रीजंस जो थे वो क्वेश्चन नहीं हो सकते थे। पहले यही प्रोविजन इन्होंने करा था कि नहीं, सबसे पहले रीजंस क्वेश्चन हो सकते थे। जो एक्चुअल प्रोविजन है 352 का उसमें रीजंस को क्वेश्चन किया भी जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। लेकिन 38th अमेंडमेंट में क्या किया इन्होंने, फिफ्थ क्लॉज ऐड किया 352 में। दे एडेड क्लॉज 5 इन 352। तो 38th अमेंडमेंट में इन्होंने कहा कि सिर्फ सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इनफ एंड जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी देयर, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो अर्लियर the provision was that judicial review can take place, but after 38th amendment they said that judicial review cannot take place. That means अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है that this is the final thing, it is the final thing, right? But 38th amendment was undone after 44th amendment and Minerva Mills case. Minerva Mills case का ना मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा लिखवा दूंगा कि क्या उसमें कहा गया था। पर मिनर्वा मिल्स केस बहुत ही क्रूशल था और बहुत क्लियरली ये बात मिनर्वा मिल्स केस में कही गई है कि जो जुडिशियल रिव्यू है फॉर द रीजंस ऑफ इमरजेंसी हमेशा हो सकता है। कि जो इमरजेंसी के रीजंस थे वो कितने मैलिफाइड थे। लेकिन उसमें उन्होंने यही कहा था मिनर्वा मिल्स में कि ऑन द सरफेस दिखाई देना चाहिए, ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई देना चाहिए कि कुछ भी बोनाफाइड नहीं है, सब मैलिफाइड है। यानी कुछ ना कुछ पर्सनल गेन के लिए इमरजेंसी को लागू किया गया, ये दिखाई देना चाहिए। ठीक है। बट एक और बात कही थी मिनर्वा मिल्स में कि जो रीजंस और डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं ना, वट एवर रीजंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर देयर, वो रीजंस एंड डॉक्यूमेंट्स की हम वैलिडिटी चेक नहीं करेंगे, दैट वी वोंट वेरीफाई दोज डॉक्यूमेंट्स के इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ऐसा हुआ। दैट कोर्ट कैन नॉट डू, बट दे कैन ऑलवेज क्वेश्चन the reasons, but they cannot check the verification of I mean they cannot verify the reasons that way. ठीक है। अब आता है 39th अमेंडमेंट। 39th अमेंडमेंट तब आया था जब इंदिरा गांधी जो थी वो ऑलरेडी उनके ऊपर केस चल रहा था, द केस वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन। राइट। तो यहां पर क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है और यहाँ पर इनकी जो सरकार है, इट इज रियली वेरी फनी। इन्होंने वहां पर एक वो बना दिया, एक लॉ बना दिया
कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो भी होंगे इन चारों से रिलेटेड, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द हाउस, इनसे रिलेटेड जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे उनको आप अ, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, या उनको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो ये भी एक तरह से बहुत आर्बिट्ररी डिसीजन था, और ये 39th अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, दिस वॉज व्हेन इंदिरा गांधी वॉज गोइंग थ्रू द केस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर आता है 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये इतना स्टूपिड इसके अंदर चीजें आई थी, मतलब इतना डेस्परेशन दिखाई दे रहा है इसके अंदर। 42nd अमेंडमेंट में कहा गया कि कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट करेगा उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। तो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ा है, हम लोगों ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और आप लोगों को याद हो तो वहां पर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि 42nd अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है। जो आर्टिकल 13 में जो प्रोटेक्शन मिलती है फंडामेंटल राइट्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो लॉ को मिलती है, बट अमेंडमेंट इज नॉट लॉ। सो दे सेड दैट अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट। फिर उन्होंने कहा पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज गेटिंग ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है। आई मीन देयर वर सर्टेन प्रोविजंस बीइंग मेड। ऐसे प्रोविजंस यहां पर आ रहे थे 42nd अमेंडमेंट में, अगर आप उसको डिटेल से पढ़ोगे, वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जो पावर्स थी स्टेट गवर्नमेंट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर की जा रही थी धीरे धीरे करके। तो कहीं ना कहीं सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और ये तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। 31D ऐड किया गया था, ऑल्दो ये बाद में हटा दिया गया था। 31D में इन्होंने कहा, अब ये देखो, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखो कि जो भी लॉज बनाए जाएंगे फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैन नॉट बी क्वेश्चन। आई मीन हाउ स्टूपिड इट इज। आप इसका मतलब ये, आप किसी भी एक्टिविटी को एंटी नेशनल कह सकते हो, लेकिन एंटी नेशनल इतना ज्यादा एक ब्रॉड होराइजन का बन गया था कि इसमें किसी भी चीज को आप एंटी नेशनल कह सकते हो। दैट इवन इफ समवन इज, लेट्स से, डूइंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और व्हिच इज अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, वो भी एंटी नेशनल की कैटेगरी में आने लग गया था। तो ये एंटी नेशनल वाला 31D जो था, ये ऐड किया गया था ड्यूरिंग 42nd अमेंडमेंट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके पावर्स आर्बिट्ररी होती जा रही है, या फिर पावर्स को बहुत ज्यादा मिसयूज में लाया जा रहा है। एटलीस्ट इस अमेंडमेंट में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट देन कम्स द वेरी वेरी क्रूशल 44th अमेंडमेंट। सारा का सारा 38, 42nd सब हटा दिया। इनका तो, जनता दल का तो सीधा था कि हम लोग आएंगे पावर में तो हम लोग आपको कांग्रेस का जितना भी इमरजेंसी के प्रोविजन है उससे मुक्ति देंगे। ठीक है, तो इन्होंने आर्म रेबेलियन को कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस को कर दिया आर्म रेबेलियन। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था वो बहुत ही एक वाइड टर्म था, और किसी भी चीज को इंटरनल डिस्टर्बेंस कहकर ये लोग इमरजेंसी लागू कर सकते थे। बट आर्म्ड रेबेलियन बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, इसकी वजह से इमरजेंसीज इतनी इजीली लागू नहीं हो रही थी। सेकंड, इन्होंने सिंपल मेजोरिटी को चेंज किया स्पेशल मेजोरिटी में। तो सिंपल मेजोरिटी में तो वही होता है कि एक सिंपल 50% से ऊपर की मेजोरिटी, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में वी नो टू थर्ड ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी। फिर इन्होंने ये भी चीज कही कि 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। 20 और 21 जो है वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसीलिए हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो इशू हो सकती है। रीजंस फॉर इमरजेंसी कैन हैव जुडिशियल रिव्यू, ये भी इसमें ऐड किया गया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है फॉर द रीजंस ऑफ इमरजेंसी, जो कि सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया था बाय 38th अमेंडमेंट। वो सेटिस्फैक्शन वाला क्लॉज तो है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का क्लॉज भी वहां पे आ गया वापस, जो कि पहले भी हुआ करता था। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ इट। काफी मेजर हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी का तो डिस्कस कर लिया है। कल मैं जब आऊंगा तो इसके केसेस लेकर आऊंगा, पहली बात। दूसरा, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी करेंगे। तो अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें कोशिश करूंगा इमरजेंसी को खत्म कर दूं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग, आप लोग बता सकते हो मुझे अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि क्रूशल है, जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हो पहले, हम पहले वो कर लेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स कर ले, काफी क्रूशल टॉपिक है ये। तो इमरजेंसी के बाद विल स्टार्ट विथ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स।